नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल का दिन बहुत सारी खबरों से भरा रहा। हरियाणा में चुनाव घोषित हुआ, जम्मू और कश्मीर में तकरीबन एक दशक बाद चुनाव होने वाले हैं। चुनाव घोषित हुए हैं एक दशक बाद। 2019 में 2018 में असल में वहां की सरकार गिरा दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद वहां चुनाव कराने की बात सिर्फ की जा रही थी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रेशर बनाया है, तब जाकर अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अक्टूबर तक चुनाव करा लीजिए। तो उसी हिसाब से जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराया जा रहा है। बहुत मजेदार बात है, राकेश भाई ने भी लिखी थी, अजय भाई ने भी लिखी थी कि एक देश एक चुनाव की बात करने वालों ने महाराष्ट्र को छोड़ दिया। महाराष्ट्र में चुनाव कराने की हिम्मत नहीं पड़ी। कहा यह जा रहा है कि अभी गठबंधन ही नहीं फाइनल है, अजित पवार रहेंगे नहीं रहेंगे ये कुछ नहीं फाइनल है। लेकिन एक बड़ी खबर जो उसके पीछे छुपी हुई है, अजय भाई, आपके हरियाणा में और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर अधिकारियों का बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया गया चुनाव घोषणा होने से ठीक पहले। ये बताता है, और जम्मू कश्मीर के बारे में तो चूंकि मेरा मेरा मेरे विशेषज्ञता का क्षेत्र है वो, तो जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी से कहीं चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई थी बीजेपी। और अब इस बार कैसे लड़ेगी, किसके साथ लड़ेगी, 2-4-5 दिन में अगर सामने आता है तो देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भी अभी कोई गठबंधन नहीं हो पाया है। कांग्रेस और एनसी मिलकर लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। एक और झारखंड से खबर आ रही है, चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी शायद डोरे डाल रही है। हालांकि जिस तरह की खबर आई है उससे यही लग रहा है कि शायद बीजेपी ने यह न्यूज लॉन्च की है जिसका बहुत फॉलोअप कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। नहीं। तो फिलहाल बिना किसी सवाल के मैं शुरुआत कर रहा हूं अजय भाई से। अजय भाई हरियाणा को एकदम रग रग से वाकिफ हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं। दो बातें अजय भाई, पहली बात तो ये कि ये जो अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, दूसरी बात कांग्रेस के अंदर जिस तरह की इनफाइटिंग चल रही है। अभी हमने हाल में देखा है कैसे राज्यसभा का उम्मीदवार हारा था, फिर किरण चौधरी बीजेपी में चली गई। तो फिलहाल हरियाणा में क्या हालचाल आपको दिख रहा है? अभी बहुत टाइम है चुनाव में, प्रेडिक्शन तो हम वैसे भी नहीं करेंगे, लेकिन मोटा मोटी क्या हवा दिख रही है वो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं। अशोक भाई, मैं हरियाणा पे शुरू करूं। आपने चूंकि अपने प्रथम वक्तव्य में झारखंड का जिक्र किया, तो एक लाइन मैं उस पे जरूर बताना चाहूंगा। आप पूरा समय ले सकते हैं अजय भाई, मैं सवाल सिर्फ आपकी सुविधा के लिए पूछ लेता हूं, आप जो चाहे वो कहें, आपका मंच है। मैं इसलिए क्योंकि चंपाई सोरेन के बारे में जब ये कहा गया, मैं सन 2000 में वहां पर जब हिंदुस्तान अखबार लॉन्च हुआ और हिंदुस्तान जी। टाइम्स लॉन्च हुआ, तो उसका मैं दोनों का, इंग्लिश हिंदी दोनों का पहला वहां का ब्यूरो चीफ था। और उस दौरान मैंने वहां पर मतलब उन बेल्ट पे काम किया, क्योंकि वहां कोई काम इंग्लिश वाला तो करने ही को नहीं तैयार था, दिल्ली से जाने को नहीं तैयार था। तो उस समय बहुत ज्यादा नक्सली प्रभाव था, जिसे एमसीसी वहां कहते थे। और उस मॉइस दौर मॉइस में कम्युनिस्ट मैंने सेंटर। वहां पर काम किया, और मैं उसे अपना एक बड़ा ऐसा पीरियड मानता हूं कि हाँ, जो मैंने काम किया है। तो चंपाई जी से मेरे तब के रिश्ते हैं, और हेमंत तो छोटा होता था उस समय, और मेरे सामने राज्य बना। प्रभात जी जो है फैजाबाद के रहने वाले थे, वो पहले गवर्नर बने थे, प्रभात कुमार जी। तो जी। मैं वहां की एक एक चीज से चूंकि वाकिफ हूं, इसलिए कह सकता हूं, चंपाई सोरेन मर जाएंगे, लेकिन चंपाई सोरेन झामुमो छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, चाहे उन्हें कुछ न दिया जाए। यदि ये कह देंगे कि घर में बैठ जाइए, तो वो घर में बैठ जाएंगे। वो अच्छा। उसके लिए समर्पित व्यक्ति हैं। तो ये सिर्फ बनाया जा रहा है, नैरेटिव बनाया जा रहा है, क्योंकि चंपाई जी के बहुत ज्यादा फॉलोवर भी हैं, क्योंकि उन्हें वहां का टाइगर कहा जाता है। उन्होंने हम्म। उस दौर में वहां लड़ा है, उनके लिए संघर्ष किया है, इसलिए इतनी बात कह रहा हूं। इसके आगे आता हूं, चूंकि हरियाणा विषय है आज। पहली बात तो ये कि जो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन पहले जो दावा किया था कि हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है, क्या है, सब कुछ लाल किले से। लेकिन उसके बावजूद एक दिन बाद ही जब घोषणा होती है, तो कहा जाता है न झारखंड में चुनाव होगा, ना चुनाव होगा महाराष्ट्र में, सिर्फ अभी दो ही जगह होगा। क्यों होगा, इस पर सवाल भी एक पत्रकार ने किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि वहां पर तमाम त्योहार हैं, तमाम ये है, वहां ये है। झारखंड का नहीं बताया उन्होंने, लेकिन महाराष्ट्र का बताया। अब एक चीज बताइए, त्योहार नवरात्र कहाँ नहीं मनाए जाने हैं?
अब तो गणेश उत्सव लगभग देश में मनने लगा है, हर जगह मनने लगा है। मैं खुद लंबे अरसे से अपने घर में गणेश जी लाता रहा हूं, तो इसलिए मैं जानता हूं। और इसके अलावा दूसरे और तमाम सारे कारण मौजूद हैं। मैं तो एक सेकंड आपको रोकूं अजय भाई। गणेश उत्सव की जो बात आप कर रहे हैं, मैं लंदन में था और आखिरी दिन मेरी बेटी ने कहा कि आपको वेम्बली ले चलते हैं, आप गुजरात में बहुत रहे हो तो आपको बिल्कुल गुजरात जैसा लगेगा। और वहां गणेश जी की मूर्तियां ऐसे लाइन से लगी हुई थी कि मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि अभी तो गणेश उत्सव में टाइम है और अभी से गणेश जी की मूर्तियां इतनी बिकने लगी हैं। बाकी दिल्ली में तो लगेंगी, हम सब जानते हैं। तो निश्चित रूप से गणेश उत्सव अब राष्ट्रीय त्योहार है। तो अशोक भाई, मैं जब मुंबई में पढ़ रहा था, जिन दिनों पत्रकारिता कर रहा था की पढ़ाई कर रहा था, उन दिनों मैंने शुरुआत करी थी। चंडीगढ़ जब मैं आया तो चंडीगढ़ में जब मैं पहली बार गणेश जी को की प्रतिमा का विसर्जन करने गया, तो घग्गर नदी पे आप ये सोचिए, मुझे 10 आदमी भी नहीं दिखते थे। और अब ये स्थिति है कि वहां जाम लगता है और जारी करना पड़ता है ट्रैफिक का, और सारी चीजों का पूरी गाइडलाइन जारी करनी पड़ती। तो आप इससे समझिए, तो इसलिए ये सारे बहाने बचकाने से थे। असल में भारतीय जनता पार्टी अभी वहां तैयार नहीं है और उनकी सुविधा अनुसार घोषणा हो रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का सगुफा, यह हिम्मत सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू में थी कि वन नेशन वन इलेक्शन करा सकते थे। शेष तो कोई मुझे दिखा नहीं। चलिए छोड़िए, और ना आज की डेट में वो राजनीतिक स्थितियां हैं। अब आता हूं कि हरियाणा में क्या है। हरियाणा में देखिए, 2-3 चीजों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले कि हरियाणा में ही किसान आंदोलन हुआ, पंजाब से चला, हरियाणा आया और संघर्ष उसका जितना था वो हरियाणा में हुआ। हरियाणा की धरती ही किसानों की धरती मानी जाती है, दूध दही का खाना करके। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं, एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि वहां पर लोगों की आत्मा से किसानी जुड़ी हुई है। किसानी कोई यह नहीं है कि हाँ वो सिर्फ आय का साधन है। जो किसानी नहीं भी करते हैं वो भी उसको बड़े उस ढंग से देखते हैं, एक चीज। दूसरा, आपको याद होगा स्वामीनाथन आयोग की जब रिपोर्ट आई थी और उसके बाद में भारतीय किसान मोर्चा ने उसको लेके बड़ा बवाल खड़ा किया था। और उस समय जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे किसान मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी के, वो धनखड़ थे। वो हरियाणा में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे। लेकिन जैसे सरकार आ गई, स्वामीनाथन को वो भूल गए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हरियाणा वो सवाल कर रहा है। एक दूसरा सवाल है कि हरियाणा में रोजगार को लेकर के बात ये करते थे, बहुत ज्यादा इन्होंने कहानियां बताई, तमाम भर्ती में हुड्डा को बदनाम किया और सब कुछ। हुड्डा की भर्तियों में तो गड़बड़ नहीं निकाल पाए, लेकिन इनकी कोई भर्ती सही आज तक नहीं हो सकी। और स्थिति यह है, कई अदालतों ने निरस्त की, कई भर्तियां जो है पेपर लीक हुए, सारी चीज हुई, और पेपर लीक का पूरा गैंग ही हरियाणा से चलता था। तीसरी चीज, जब हरियाणा और पंजाब की तुलना करेंगे तो पंजाब में नशा था लेकिन हरियाणा में नशा नहीं था। लेकिन आज हरियाणा में पंजाब से कम नशा नहीं। और जो बताया जाता है कि यहाँ ड्रग तस्करी में और जो लोग पकड़े गए हैं अभी तक, उससे जो सोर्सेज मिले हैं उसमें तो बीजेपी का ही क्लू मिलता है, उसी के सूत्र मिलते हैं। तो इसीलिए शायद कार्रवाई नहीं होती। तीसरा, हरियाणा में अपराध इतना बढ़ गया, किडनैपिंग और दूसरी चीजें करके पैसा वसूली और ये सब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जगह जगह ये हो रहा है। इस चीज को आप समझिए। तो इसको लेके एक डर का माहौल है वहां पर। व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को, जो भाजपा के सपोर्टर थे, उनमें डर है इसको लेके। इसके बाद में खनन को लेके ये बात करते थे। जो खनन में था, सबसे ज्यादा खनन के घोटाले इन्हीं के समय में हुए। खनन का जितना अवैध खनन और सब कुछ, सारे बवाल है। पहली बार इन्हीं की सरकार में भर्ती बोर्डों तक पे छापे पड़े और सब पे आया कि वहां से पकड़ा गया, गड़बड़ी हुई। तो अब चौथी चीज, इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा रेवाड़ी से जब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित हुए थे नरेंद्र मोदी, तो वहीं से दिया था। न किसान के रहे न जवान के रहे।
अग्निवीर बना करके इन्होंने जो किया उसका असर पूरे हरियाणा में है। इसके बाद में जो एक और है, ये दलितों की बात करते थे, दलितों को दबा के रखा गया इनकी सरकार में, और जिस तरीके से किया गया, तो हरियाणा में जो वो हुड्डा के समय में एक मिर्चपुर कांड हुआ था, उसको लेकर के जो ये बदनाम करते हैं, उससे ज्यादा घटनाएं जो है इनके समय में हो गई। हालांकि उस तरह से नहीं था, वो एक पर्टिकुलर जगह का था और वो कोई जातिगत हमला नहीं था, वो आपसी लड़ाई इतनी बढ़ गई और आपस में घटनाएं हो गई, वो जात के लिहाज से नहीं हुआ था। बहरहाल इस घटना के बाद इसी का नतीजा है कि अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ कि दोनों की दोनों दलित सीटें कांग्रेस के खाते में आ गई। अब एक और चीज देखनी होगी कि वहां पर जो खेल सबसे ज्यादा प्रमोट होता है हरियाणा में, और उसके लिए जो पॉलिसी बनाई थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई थी, उस पॉलिसी तक को पालन नहीं किया, उल्टा उसे जो है कई जगह पे खुर्द-बुर्द कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि पहलवानों से और दूसरे खिलाड़ियों से वायदे तो बहुत हुए, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ। तो हरियाणा में खेलने की जो भावना है वो बहुत अच्छी है और उसे इन्होंने कुचला। हुड्डा ने हर गांव में एक स्टेडियम बनाने का काम किया। अजय भाई, लौटता हूं मैं आपके पास। एक सवाल राकेश खत्म भाई से कर रहा है, हूं। वो हाँ जी जी। हाँ, मैं खत्म कर। तो हुड्डा ने हर उसमें स्टेडियम बनाने का काम किया था, वो इन्होंने खत्म किया, उल्टा उनपे लाठियां चली, उनके यौन शोषण हुए, ये सबके सामने है जी। विनेश आज ही लौटी हैं और अभी मैं थोड़ी देर पहले वो वीडियो देख रहा था जिसमें विनेश के स्वागत में हरियाणा के गांव से, उनके परिवार से और सारे लोग आए हुए हैं। और विनेश का मामला ऐसा है जिसको लेकर आज ही नहीं, लंबे समय तक सवाल रहेगा। ये सवाल बार बार मोदी जी से पूछा जाएगा। लेकिन राकेश भाई, अपने यहाँ नियम कुछ ऐसा बन गया है कि सवाल सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से पूछा जाता है। एक व्यक्ति हैं सुब्रमण्यम स्वामी, मैं उनको नेता कहना चाह रहा था लेकिन व्यक्ति ही कहूंगा, क्योंकि नेता के रूप में तो कुछ ऐसा उन्होंने किया नहीं है कि उनको राजनेता माना जाए। वो दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं और हर 6 महीने पे इस तरह की खबर एक बार जरूर आती है कि राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठता है कि वो कहाँ के नागरिक हैं। मतलब पैदा यहाँ पे हुए, पासपोर्ट यहाँ का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको बाकायदा कूटनीति वाला पासपोर्ट जारी किया होगा जिसकी अलग से लाइन लगती है। ये सारा कुछ होने के बाद बार बार ये मामला, और स्वामी जी बीच में नाराज होते हैं तो मोदी जी पे हमला कर लेते हैं, फिर नाराज होते हैं तो राहुल, लेकिन लौट लौट के वो गांधी परिवार पर ही आते हैं। लेकिन मेरा सवाल इस स्वामी पे नहीं है, स्वामी को मैं सवाल लायक बहुत नहीं समझता हूं। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या वाकई इतनी बड़ी मुश्किल अब बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। जिस तरह से वहां पर हुआ, लाल किले पर हुआ, 5वीं सीट पे बिठाया, मैंने एक लाइन लिखा था कि आप बिठा दो 5वीं सीट पे, लेकिन पहली सीट का नहीं, चर्चा जो हो रहा है वो 5वीं सीट का ही हो रहा है। पहली सीट पे कौन बैठा था कोई याद भी नहीं कर रहा है। और अब ये विधानसभा चुनाव आए हैं जिसमें 2 जगह वो कराने की हिम्मत करा पाए हैं, 2 जगह नहीं करा पाए हैं। और राहुल गांधी अब कहीं जा नहीं रहे हैं, वो पूरी तरह से इस चुनाव में भी लगेंगे। तो क्या राहुल गांधी वाकई इतना बड़ा फैक्टर बन गए हैं कि बीजेपी बहुत बुरी तरह से उससे परेशान भी है, डरी हुई भी है और कुछ कर नहीं पा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी अब विकल्प के रूप में देश के सामने है। हम पिछले 10 सालों से ये सुनते आ रहे थे कि मोदी नहीं तो कौन, वो जो टीना फैक्टर है, वो सब राहुल गांधी ने अपनी 2 भारत जोड़ो यात्राओं और इस बार के लोकसभा चुनाव में खत्म कर दिया है। वो सवाल अब कोई नहीं पूछता कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। यही सबसे बड़ी समस्या है बीजेपी के लिए, मोदी शाह के लिए और उनके पूरे कुनबे के लिए कि आज की तारीख में राहुल गांधी बराबर का विकल्प बनकर खड़े हैं। बल्कि ज्यादा बड़ी बहस यह है राकेश भाई, ज्यादा बड़ी बहस यह है कि मोदी के बाद बीजेपी का नेता कौन। जी बिल्कुल सही। असली लड़ाई तो वहां चल रही है अंदर, उस पर हम कभी और आएंगे। लेकिन जो सामने विकल्प बनकर खड़ा है वो क्या कर रहा है? आप 70 दिनों का हिसाब लगाने चलेंगे 4 जून से अभी तक, चुनाव परिणाम निकलने के बाद से, तो राहुल गांधी एक तरह से शैडो प्राइम मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। वे कहां नहीं जा रहे, समाज के किस हिस्से के दुख दर्द को जानने के लिए वे सड़कों पर नहीं उतर रहे। आमतौर पर लोकतांत्रिक समाज में, हमारे जैसे देश में, ये कहा जाता है कि आपको संसद से लेकर सड़क तक सब जगह लड़ना पड़ेगा। तो संसद में लड़ने लायक वे हो गए,
संख्या दुगनी कर लाए। संसद के दोनों सत्रों में उन्होंने खुद को साबित किया। एक भी मौका नहीं आया जब विपक्ष बैकफुट पर आया हो। इसके उलट हर दिन सत्ता पक्ष को बैकफुट पर आना पड़ा। हमने गुहार करते हुए देखा प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, राजनाथ सिंह को। कौन कौन नहीं गुहार कर रहा है आसंदी से कि हमें संरक्षण दीजिए। 10 साल में ये संरक्षण शब्द आपने कभी सुना था? ये किससे संरक्षण मांग रहे हैं? ये राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और पूरे प्रतिपक्ष से, वो पूरा विपक्ष 5-10 की संख्या से ही तो कम है सत्ता से। विपक्ष की एकता भी यथावत बनी हुई है, इंटैक्ट है, उसमें कोई तोड़फोड़, कोई टूट फूट नहीं दिखाई दे रही। इसलिए अब बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि जिस ब्रांड को खत्म करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि फिनिक्स की तरह अपनी राख से फिर खड़ा हो गया। व्यक्ति ही नहीं, कांग्रेस पार्टी भी। आमतौर पर हम लोग इस मुहावरे का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए करते रहे कि कांग्रेस फिनिक्स की तरह अपनी राख से बार बार खड़ी होती है, और होती है। 150 साल का करीब करीब उसका इतिहास होने जा रहा है। कितनी बार ऐसा लगा कि कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन इस चुनाव कांग्रेस में टूटी। राकेश भाई, इस चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ ये विपक्ष के लिए भी कहना पड़ेगा, अखिलेश यादव के लिए भी कहना पड़ेगा, बिल्कुल और भी सब, कई लोगों बिल्कुल के लिए सारे, कहना पड़ेगा जिनको बर्बाद करने की सारी कोशिश की गई थी। जी वे सब खड़े हो गए। बिल्कुल सही बात है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई बिल्कुल। लोकसभा में। तो कुल मिलाकर आज जो चुनौती है वो ये है कि ब्रांड राहुल गांधी को अब कैसे खत्म किया जाए। इसलिए हमें उस सवाल को फिर से लेना पड़ेगा जो सुब्रमण्यम स्वामी की अदालत में अपील है। अगर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं, तो नरेंद्र मोदी 11 साल से क्या कर रहे हैं? उन्हें किसकी इजाजत की जरूरत है? कोई विदेशी नागरिक भारत में तो सरपंच भी नहीं हो सकता। राहुल गांधी तो 5 बार के सांसद हो गए। अब तो वे संवैधानिक पद पर हैं। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष उनसे मिल रहे हैं, विदेशी कंपनियों के सीईओ उनसे मिलने आ रहे हैं, तो दूतावासों के राजदूत मिल रहे हैं आकर। आप रोक नहीं पा रहे। अगर वे विदेशी नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं है, तो अब तक संसद में वे क्यों बैठे हुए? किस बात की देर है? उनको सलाखों के पीछे भेजिए, डिपोर्ट करिए। जिस देश के नागरिक हों हवाई जहाज में बिठाकर वहां रवाना कर दीजिए। लेकिन कुल मिलाकर ये हताशा है, सत्ता की निराशा है। वे इतने हतोत्साहित हैं कि अब उनको कुछ सूझ नहीं रहा, संपट नहीं बैठ रहा कि अब क्या किया जाए राहुल गांधी के लिए। उनकी चरित्र हत्या के प्रयास, उनको हर तरह से बर्बाद करने की सारी कोशिशें जब विफल हो गई, तो अब उनके पास और कोई चारा नहीं। एक चारा होता है लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव मैदान में शिकस्त देने का। ठीक है, आपने सरकार बनाने नहीं दी कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को या इंडिया गठबंधन को, आप सत्ता में हैं, लेकिन चुनाव परिणाम तो ये बता रहे हैं कि जनादेश बहुत कुछ ऐसा था जो आपके खिलाफ था। कल ही अशोक भाई, केंद्रीय वित्त मंत्री के पति कह रहे हैं कि 79 सीटों पर बीजेपी ने मैनिपुलेशन करके अपनी जीत हासिल की। एडीआर जैसी संस्थाएं, वो कौन सी एक और संस्था है डेमोक्रेसी के लिए, ये सब लोग आंकड़ों के साथ साबित कर चुके हैं कि हजारों, लाखों, करोड़ों वोट कैसे बढ़ गए। जितने वोट इस देश में पड़े नहीं उतने गिन लिए गए। तो कुल मिलाकर अब राहुल गांधी जो चुनौती पेश कर रहे हैं उसका एक और लिटमस टेस्ट सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। हम लोग चुनाव से शुरू हुए थे, तो थोड़ा सा संक्षेप में उस पर बात करके खत्म करूंगा। देखिए, जो तर्क कल केंद्रीय चुनाव आयुक्त ने दिए कि उत्सव का माहौल है, यानी कश्मीर के सारे 30 त्योहार उन्होंने गिना दिए, हरियाणा के 30 त्योहार गिना दिए, उन्हें एक पॉजिटिव पक्ष बताया कि त्योहार के माहौल में मतदान ज्यादा होगा, लोग उत्साहित हैं। और महाराष्ट्र में त्योहार है तो वो बाधा है। कैसी उलटवासी है! आप कल्पना करके देखिए कि और उसी क्रम में 5 मिनट पहले वे त्योहारों का हवाला देकर उत्साह बता रहे थे कि चुनाव में उत्साह रहेगा त्योहारों की वजह से, और अगले 5-7 मिनट बाद जब महाराष्ट्र के लिए पूछा गया तो कहने लगे वाकई उत्साह रहता है राकेश भाई, वाकई उत्साह रहता है। लोग लौट के आते हैं, कई बाहर भी रहते हैं तो अपने घर लौट के आते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। छुट्टी लेकर आते हैं त्योहार पर तो वोट भी डाल देते हैं उनके, अगर वोट वही है तो। लेकिन आप इस चीज को देखिए ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी। 2 राज्यों में त्योहार है तो अच्छी चीज है, एक राज्य में त्योहार है तो बुरी चीज है। ये कैसे हो सकता है? ये तर्कशास्त्र का कौन सा पाठ्यक्रम है, कौन सी किताब में लिखा है? लेकिन चूंकि चुनाव आयोग को सरकार की सुविधा भी देखनी है अशोक भाई, महाराष्ट्र में ही देखनी है, सरकार की सुविधा ही देखनी है,
इसलिए महाराष्ट्र में बीजेपी असुविधाजनक स्थिति में है। उनका ही एक धड़ा, अभी देखिए राखी बंधवाने जाने वाले हैं अजीत पवार, वे कह चुके हैं टेलीविजन इंटरव्यू में, मुझसे सबसे बड़ी भूल हुई है बहन के खिलाफ चुनाव लड़ाना। देखिए वे क्या कहेंगे उस दिन रक्षाबंधन पर, बहन उनसे क्या मांग लेगी। भाई और बहन का रिश्ता ऐसा है। और अगर एन चुनाव के मौके पर 11th आवर में अजित पवार छोड़कर चले जाते, यद्यपि शरद पवार ने शर्त रख दी है अजित को छोड़कर बाकी सबको ले लेंगे, इतना भी पर्याप्त होगा। उद्धव ठाकरे ने उससे भी आगे जाकर एक कदम आगे बढ़कर अपनी गेंद डाल दी है कि सीएम कोई भी हो, महाविकास आघाड़ी मुख्यमंत्री का नाम तय कर ले, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे तो इनको हटवाना है सत्ता में से। ये सारी परिस्थितियां बीजेपी के लिए माकूल नहीं है। अंतिम बात यह है कि जो सरकारी योजनाएं घोषित करनी है, जो अभी रह गई है महाराष्ट्र में, लाडली बहना मध्य प्रदेश से चली गई है वहां, उसकी घोषणा कर चुके हैं वे एकनाथ शिंदे। कुछ और चीजें भी घोषित हो, यद्यपि नवाब सिंह सैनी कई 100 करोड़ की योजना की घोषणा करने के लिए बैठे थे, कल ही उन्हें घोषणा करनी थी, उन्हें यह अवसर नहीं दिया और चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया। महाराष्ट्र में यह अवसर उन्हें दिया जा रहा है ताकि सत्ता विरोधी जो माहौल है वहां, उसे कुछ ठंडा किया जा सके और तब बीजेपी अपने साथियों के साथ चुनाव में जाए। इसलिए चुनाव आयोग ने जो हुक्म सरकारी वही बने तरकारी का पालन किया। जी अशोक। अजय भाई, मैंने आपसे शुरू में ही पूछा था और उस सवाल पे मैं चाह रहा हूं कि एक बार फिर से आया जाए। 10 साल से वहां पर कांग्रेस नहीं है और कांग्रेस के अंदर इन फाइटिंग है, कांग्रेस के अंदर अंदरूनी संघर्ष है। इस बात को लेकर तो मुझे लगता है कि इससे इनकार कोई नहीं कर पाएगा। जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस वहां पर हारी और उसके बाद किरण चौधरी जिस तरह से छोड़ के गई, शैलजा और हुड्डा जी के बीच में भी कहा जाता है बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें बीच बीच में सुनने में आती हैं, मैं बहुत डिटेल उसमें नहीं कहूंगा। उसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पर, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, क्योंकि ये सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, ये विषय सदैव रहा है और ये मुझे लगता है कि यदि इसकी बात करेंगे अशोक भाई, तो देश में किसी भी राज्य में चले जाएंगे, कांग्रेस आपस में ही लड़ती आपको दिखाई देगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होती। लगभग ये स्थितियां हैं। लेकिन चलिए, जब अब हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही तो मैं उस पर बात करता हूं। हरियाणा में एक छोटा सा गुट सुरजेवाला का है, एक छोटा सा गुट जो है कुमारी शैलजा का है, एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, एक गुट हुआ करता था पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी, और एक गुट हुआ करता था किरण चौधरी का। अब ये स्थिति, जब भजन लाल जी थे तो भजन लाल जी का भी एक गुट होता था, तो ये सारी चीज चलती रही। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है कि जब किसी लड़ने की बारी आती है तो अधिकतर मैंने देखा है कि कांग्रेस एक हो जाती है, वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाती है, कमी जाती है। ये घटनाएं जो हुई 2-4 जगह हुई, या वहां हुई जो लोग भाजपा में चले गए, जैसे राव इंद्रजीत छोटी सी बेल्ट में सिर्फ पकड़ रखते हैं, उससे ज्यादा उनकी हैसियत नहीं है। उनको अंबाला में कोई व्यक्ति एक माला पहनाने वाला नहीं होगा यदि वो मंत्री स्तर की पद पर ना हो। इसी तरीके से किरण चौधरी की हैसियत पंचकुला में कुछ नहीं होती है या करनाल में कुछ नहीं होती, लेकिन एक इकलौती नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद में सारे हरियाणा में मायने रखती है, वो है कुमारी शैलजा। बिल्कुल। तो बाकी सुरजेवाला भी कैथल और उसके आसपास की बेल्ट में ही है, बस उससे ज्यादा नहीं। कैथल भी हारे थे, हमने देखा था। तो इस तरह की स्थितियां जब हो तो आप ये मान के चलिए कि सबसे ज्यादा किसका प्रभाव, 10 साल सीएम रहे हैं तो निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उस कारण से भी है, पुराने कारण भी मौजूद है। और फिर सर छोटू राम का परिवार यदि क्या जिक्र होता है तो दो ही लोगों का जिक्र होता है, या चौधरी बीरेन का जिक्र होता है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होता है, क्योंकि ये दोनों ही उनके रिश्तेदार हैं। अब चौधरी बंसीलाल का जिक्र होता था तो उनके बेटे का जिक्र होता था, लेकिन चौधरी बंसीलाल की विरासत किरण चौधरी नहीं संभालती, ये बाय डिफॉल्ट। क्योंकि उनका यदि निधन नहीं हो जाता और सारी चीजें नहीं होती
तो इनको मौका नहीं, इनको बढ़ाया बनाया सब कुछ कांग्रेस। लेकिन ये हर बार ये खेल करती नहीं। पहले क्या था, कांग्रेस हाईकमान की में जाकर के शैल्या के थ्रू पहुंची थी, वहां जाकर के और वो करती थी, तो शैल्या इनका इस्तेमाल करती थी वहां पर। अब स्थिति ये हुई कि हुड्डा ने कमान संभाल ली है, मैं सही शब्द कह रहा हूं। और उस स्थिति में जाट बेल्ट में आज एक ही नाम है, उसका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दूसरा कोई अब नाम नहीं, अब ना चौटाला है ना कोई और, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि जाट समुदाय उसी तरीके से प्रताड़ित है जैसे मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी से प्रताड़ित। यहां पर आते ही ये संदेश दिया गया जाट बनाम गैर जाट, और ये तो एक तो 27% जो जाट है वो बहुतायत में हुड्डा के साथ खड़ा है, इसके अलावा वो किसी को बहुत नहीं मानता है। हाँ, चौधरी बीरेंद्र के आने से जो थोड़ा बहुत बटा हुआ था वो भी इंटैक्ट हो गया है, और उनके बेटे ने सेक्रीफाइस किया है। वो सांसद रहते हुए आया था, चंडीगढ़ में भी वो डीएम रहा है, डीसी कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं। मेरी अच्छी मित्रता भी है, मैं पर्सनली बताऊं, वो बहुत ईमानदार और बहुत सज्जन व्यक्ति है। उस आदमी में कहीं कोई वो नहीं, और उसको अपने पिता के कहे पर वो जबरन लाया गया था। वो असल में उस समय में उनके पिता कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे हिसार से अपने बेटे के, उस समय टिकट नहीं दी गई थी, और वही एक वजह आगे जाके बनी थी जिसके कारण चौधरी बीरेंद्र बीजेपी में चले गए। भाजपा ने उनके नाम को बहुत भुनाया, लेकिन अब उनके आने के बाद तो मतलब सर छोटू राम का जितनी विरासत है वो आ गई फिर से वापस कांग्रेस में जहां थी, और मूलतः ये लोग कांग्रेसी ही हैं, इसलिए कोई वो नहीं है। संविधान सभा से लेके सब जगह ये लोग रहे। तो ऐसी स्थिति में कमिटेड फैमिली है, आने के बाद में वो उसी तरीके से, उन्होंने टिकट नहीं के लिए जिद नहीं करी। उन्होंने कहा राहुल जी जो चाहे फैसला करें, और मैं समझता हूं वो अच्छा होगा, उस बेल्ट में उन्हीं का ही है और वो पकड़ लेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, जो चौटाला परिवार से टूट के एक चेहरा बनाया था दुष्यंत ने, वो चेहरा आज धूमिल हो गया है। अब जाट उन्हें गद्दार के तौर पे पेश करते हैं। अब ऐसी स्थिति में तो मतलब जाटों का एकमात्र नेता, इसीलिए मैं कह रहा हूं अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बचे, दीपेंद्र हुड्डा उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, या बीरेंद्र सिंह का हो गया। तो ये कमोबेश कहीं कोई क्लैश अब नहीं। इसके बाद दूसरा फैक्टर दलित है, 20% वोट वो, और बीएसपी दुष्यंत चौटाला के साथ वो जा रही है चुनाव में। हाँ, मैं बता रहा हूं, बीएसपी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं इसलिए बन पाएगी। बीएसपी में वही लोग जाएंगे जो उससे भ्रमित है, या भाजपा जिन्हें पा रही है कि हमारे पास नहीं आएंगे, तो वो ये कह के, आपको याद होगा एक बार मैंने आपसे कहा था कि यही लोकसभा चुनाव के दौरान ही, कि डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर के मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, और आपने उस पर वीडियो बनाया भी था। तो वो इसीलिए मैंने कहा था क्योंकि ये भ्रम फैला रहे थे, उससे जो भ्रमित लोग कुछ हैं, बहुत थोड़ी सी पॉकेट है, वही लोग बस करेंगे, नहीं तो सब कांग्रेस के साथ खड़े हैं, इसमें कहीं कोई दो नहीं है। और इसी का नतीजा है 2 लोकसभा सीटें जो है एससी रिजर्व्ड हैं, और दोनों कांग्रेस के पास। तो इससे समझा जा सकता है कि वो कांग्रेस से ही वो कमिटेड है, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वो मिर्चपुर कांड और दूसरी सब बता के इसे ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, डॉक्टर अंबेडकर और दूसरी चीजें। लेकिन मुझे लगता है जितना काम हो रहा है उससे बेहतर जा रहा है। तो एक चीज ये है। तो ये हो गया 47% वोट का गणित। इसके बाद जो बचा उसमें पंजाबी है, ब्राह्मण है, महाजन है, और दूसरे और ये सब है जो बनिए हैं, और ये लोग। अब ये छिटपुट है, उनमें सबसे बड़ी है पंजाबी बेल्ट। पंजाबी बेल्ट 2 तरह से है, एक खत्री है, एक सिख है। तो जट सिंह जो है वो 90% कांग्रेस के साथ आज खड़ा है, पहले वो इनेलो के साथ जाता था।
भाजपा के साथ नहीं जाता था, इनेलो के साथ जाता था। लेकिन और प्रकाश सिंह बादल के समय में उनका समझौता सदैव रहा, तो ये वजह थी। अब वो समझ चुके हैं कि वो उस स्थिति में नहीं है, और यदि इधर उधर हुए, क्योंकि वो भी किसानी से जुड़े लोग हैं, तो वो कांग्रेस के साथ में आज खड़े हैं। स्थिति ये है, अभी उसी इलाके में जहां पर ये पूरा अंबाला से शुरू हो जाता है और ये इलाका जितना है, तो यहां पर जहां पर ये सबसे ज्यादा संख्या में है, वहां पर भाजपा के कार्यक्रम नहीं हो पा रहे। यह स्थिति है। उनके लोग पैसा दे के कह रहे हैं कि भाई हमारे बंदा आएगा, उसे माला वाला बस पहना देना, बाकी कुछ नहीं, खड़े हो जाना। तो इस तरह की स्थिति है। तो चंद लोगों की बात छोड़ दें, नहीं तो वहां उनके साथ अब है नहीं। दूसरा जो है, इसके बाद आता है खत्री वोट। खत्री वोट भी दो उसमें बट गया। राज बब्बर के आने से पंजाबी वोट दो तरह से वो हो रहा है। तो राज बब्बर बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं, हुड्डा इसीलिए उन्हें लेके आए। चुनाव भी अच्छा लड़ा था उन्होंने, हारे भले लेकिन चुनाव शानदार लड़ा था, बहुत शानदार लड़ा। उनका प्रभाव करनाल में भी है, उनका प्रभाव जो है पानीपत में भी है, उनका प्रभाव गुड़गांव क्षेत्र में भी है, उधर है। तो कई सीटें विधानसभा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो कई सीटों पर प्रभाव डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ा प्रभाव होता है। इसका एक उदाहरण देता हूं। पानीपत से बीजेपी की सिटिंग एमएलए है, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन करने की बात कह दी है। अब आप इससे समझ लीजिए, जो रोहतक के पंजाबी हैं वो पहले मनीष और दूसरे के साथ जाते थे, अब वो फिर से वापस हुड्डा के साथ आ रहे हैं। तो यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा वोट है। ब्राह्मण वोट जो है 50-50 बटा हुआ है। तो जो वो बटा हुआ है, तो उसमें 50-50 है और 50-50 ही रहेगा। अब वहां पर हरियाणा में कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं है, और जो एक चिरंजी लाल जी हुआ करते थे, उनके बेटे असल में कुलदीप शर्मा, उन्हें स्पीकर बनाया गया था। उन्हें उनके जो दामाद है कार्तिक शर्मा, वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित राज्यसभा सदस्य हैं, जिन्होंने अपने ही जो है मौसा जी के साथ में किस तरह से करके राज्यसभा चुनाव जीता, सबको पता है, अजय माकन से। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ सकते हैं कि ब्राह्मण को वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी वजहें सामने खड़ी हैं उनकी। वो असल में जो है बनिया के उस पर ज्यादा है। तीसरी चीज ये है, तो अब जी अजय भाई, मैं अक्सर नहीं बिल्कुल, मैं अक्सर बचता हूं अपने चैनल पर ये जाति वाला मामला करने से, लेकिन आज संयोग की बात, अरे सुनिए तो आज संयोग की बात यह है कि हम तीनों लोग जो बैठे हैं वो कम से कम जन्म से ब्राह्मण तो हैं ही। मैं राकेश भाई को बीच में ला रहा हूं और ये एक अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा हूं कि ब्राह्मणों को मिला क्या है भारतीय जनता पार्टी से जो इस कदर पगलाए हुए हैं। मैं कभी इस तरह के सवाल नहीं पूछता हूं, आप जानते हैं, हम और आप जब निजी रूप से मिलते हैं तो भी ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन आज मैं ये सवाल पूछ रहा हूं और चाहेंगे तो अजय भाई भी राकेश भाई के बात ले लेंगे, उसके बाद बात खत्म करूंगा। ये हो सकता है बहुत अनपॉपुलर बात हो सकता है इसके बाद हम लोग को ट्रोल किया जाए, लेकिन उस समाज से होने के चलते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जरा इसको भी समझा जाए। जी राकेश भाई। बहुत निजी सवाल है, लेकिन निजी है और निजी नहीं है, पूरे समाज के लिए। जी हाँ, पूरे समाज के लिए, लेकिन समाज के लिए इसीलिए कल कोई ट्रोल करे उससे पहले हमें ये बता देना चाहिए, यद्यपि निजी जानकारियां कोई बहुत जरूरी नहीं होती बताना, कि हम लोग अपने जीवन में, निजी जीवन में जाति और धर्म की बेड़ियां तोड़ चुके हैं, वर्षों पहले सर्टिफिकेट लेना ही नहीं है, वो सर्टिफिकेट लेना इसलिए वो इनमें से किसी सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें अकेले ब्राह्मणों को नहीं जोड़ना चाहिए, बाकी सारे तमाम जो सवर्ण तबके और भी हैं, वे भी इस हिंदूवादी राजनीति के सबसे ज्यादा ध्वजवाहक हैं। अब उसमें किसको क्या मिला, इसका उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उदाहरण है। मध्य प्रदेश आप देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है वहां ब्राह्मण किस दशा में है देख लीजिए। बड़ी मुश्किल से कोई एक कुर्सी उन्हें मिलती। मध्य प्रदेश में एक उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री तो वर्षों से यहाँ रविशंकर शुक्ल के बाद से कोई ब्राह्मण श्यामाचरण शुक्ल के बाद से नहीं बना। तो कुल मिलाकर उन्हें क्या मिला ये वे जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्ण व्यवस्था के प्रति पुरानी आस्था है ब्राह्मणों की, जो मनुस्मृति में पुरानी आस्था है, हो सकता है उसको लेकर उन्हें लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी ही वो राजनीतिक दल है जो उनके प्राचीन उस तथाकथित गौरव को, उस हैसियत को पुनर्स्थापित कर सकती है।
आप देखिए, आरक्षण के खिलाफ अभियान चलाने वालों 95% लोग सवर्ण होते हैं, और उनमें से 95 में से 90% ब्राह्मण मिलेंगे आप। उनको ही सबसे ज्यादा तकलीफ है। मैंने कल एक से पूछ लिया कि उन्होंने कोई 4 बताए इस आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, विकलांग को मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि हजारों साल जो जुल्म हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, क्या वो इन्हीं 4 श्रेणियों में हुआ है? तब तो आप जाति देखकर अत्याचार कर रहे थे, अब 70 साल में आरक्षण से परेशान हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी से मिला क्या है, इसका सचमुच में उत्तर ढूंढा जाना चाहिए। सत्ता में वैसी भागीदारी नहीं मिली है। हम लोग जाति की बात नहीं करना चाहते। अशोक भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन आंकड़ों की बात तो करना पड़ेगी। आंकड़े ये बताते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर तक देश के कम से कम 7 राज्यों में ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुआ करते। हम नहीं कह रहे वो दौर फिर से लौटे, हमें किसी जाति से कोई वास्ता नहीं है, किस जाति का कौन मुख्यमंत्री हो, लेकिन जब जाति की बात होती है, अजय भाई जिस तरह से वर्गीकरण कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे। नहीं, जिस उसके देश बिना में बात ही नहीं हो वामपंथी, सकती है, वो बिल्कुल ठीक बात अरे कह रहे मैं हैं। तो, बिल्कुल नहीं हो सकती अशोक भाई, जिस देश में कम्युनिस्ट पार्टियां भी जातिगत समीकरण देखकर टिकट बांटती हों, तो ये बिल्कुल उनकी भी मजबूरी है, सब पार्टियों की मजबूरी है, इसका आप क्या कर सकते हैं। जब ठीक तक बात है। पूरा समाज जाति विहीन न हो जाए, तब अशोक कुमार पांडे, डॉक्टर राकेश पाठक, अजय शुक्ला को बात करनी ही पड़ेगी। ठीक तो ये बात है। पहेली जरूर हल होनी चाहिए, उन सब लोगों को खुद से पूछना चाहिए कि इतनी अंधभक्ति का इनाम क्या मिला उन्हें, आखिर मिल क्या रहा है। जी अशोक भाई। एक बात समझनी देखिए, चाहिए कि जिस दौर की, नहीं अजय भाई आ रहा हूं आपके पास, एक बात समझनी चाहिए कि जिस दौर में इतने मुख्यमंत्री ब्राह्मण वामण हुआ करते थे, उसका कारण एक और भी था कि अभी हमारी जो दलित और पिछड़ी जातियां थी वो आगे नहीं आई थी। आरक्षण ही बिल्कुल है सही। जिसके सहारे वो आगे आई, जिसका हाथ थाम कर वो आगे आई, और अब वो खुद मुख्तार हैं, उनकी अपनी आवाज है, बिल्कुल, अपनी उनका ताकत है, स्वागत है। संख्या है। और संख्या है तो निश्चित रूप से उनको पद मिलेगा, उसमें किसी भय की, डर की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात मैं अजय भाई के आने से पहले बोल रहा हूं, उसके बाद बात खत्म करूंगा, कि अगर कोई ये सोचता है कि वो मनु वाला समय दोबारा आ जाएगा, तो मैं कुछ और नहीं कहता हूं, मैं उसके इंटेलेक्चुअल होने पर, उसके बुद्धिमान होने पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं, क्योंकि इतिहास इस तरह से पीछे नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी को भी दिखाने के लिए ही सही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है, और दलित को पहले राष्ट्रपति बनाया, फिर एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाते हैं। तो अब उनको भी समझना चाहिए। खैर, मैं जब ये पूछ रहा था कि क्या मिला, तो मैं नौकरी, रोजगार, जिंदगी में कुछ अच्छा, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखा था। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो खैर जो है वो है ही। जी अजय भाई। तो अब चूंकि जातिगत आधार पर वोट होते, इसलिए मजबूरी है हमें उसकी चर्चा करनी। बिल्कुल, तो मैं उससे उस सहमत हूं। आधार पे यदि हम देखेंगे, तो अब एक बस्ती है बिरादरी सैनी, वो किसानी से ही जुड़ी हुई है, लेकिन वो जो मुख्यमंत्री सैनी उतारने से उसका 60% वोट बीजेपी को जाता है, और शेष जो 40% अभी भी कांग्रेस के साथ जाएगा, क्योंकि वहां सैनियों का जो सचमुच सबसे बड़ा नेता वो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा। तो इससे आप ये समझ लीजिए, नायब सिंह सैनी कभी भी सैनी नेता के तौर पे नहीं थे। ये असल में ड्राइवर हुआ करते थे मनोहर लाल खट्टर के। तो अच्छा अच्छा। उनको उन्होंने लाए, अपने उसमें बनाया, वो सब कुछ उन्हीं का ही देन है उनको। इसलिए उन्होंने एक प्रकार से डमी मुख्यमंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री आज भी राज्य में लोग उन्हीं को कहते हैं। खट्टर साहब को। तो हाँ, तो इससे आप ये समझ लीजिए कि यह स्थिति है। अच्छा, पंजाबी में भी है, खट्टर कौन से पंजाबी हैं और दूसरे कौन से पंजाबी हैं, इसको लेके पंजाबियों में भी लड़ाई है। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि बहुत सारे बंटवारे हैं, इसलिए हम बहुत, यदि इस पे देखेंगे कि हाँ अब सारे पंजाबी इधर चले गए या सारे चले गए, लेकिन जो लोग जा रहे हैं वो देखिए, जो इंटैक्ट है, वो एक जाट है, एक दलित है, ये दो तो पूरी तरह इंटैक्ट। इसके बाद बाकी सारी बिरादरियां बटी हुई। इसके बाद एक और इंटैक्ट है, वो है मुस्लिम, बहुत छोटी सी आबादी है, एक गुड़गांव के पास में नूह मेवात, जहां आप गए थे, और वही इलाका एक है। जो है यमुनानगर के पास में है, उधर है, जो सहारनपुर से लगता हुआ इलाका है। और वो असल में इधर वाला में तो पूरी तरीके से वो उनमें रचे बसे हैं, क्योंकि
यमुनानगर वाला व्यक्ति बाजार करने या तो अंबाला आता है या सहारनपुर जाता है जी। वो चंडीगढ़ अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो इससे आप समझ लीजिए उनके रिश्ते, काम धंधे सब चीजों में जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा सीन जो बनता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मुझे नजर नहीं आती, एक लाइन में बस। जी, बाकी कितनी नजर आएगी कितनी नहीं आएगी, क्योंकि चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा खेल है। चुनाव में आगे पीछे ऊपर नीचे अभी मोदी जी के बयान आएंगे, अमित शाह जी के बयान आएंगे, राहुल गांधी जी के बयान आएंगे, अभी बहुत सारा खेल होगा। लेकिन हरियाणा में आमतौर पर लोगों का मानना यह है नहीं कि अशोक भाई, खासतौर राहुल जी की नहीं, एक चीज जरूर जान लीजिए। आज यदि हरियाणा में आप ये राहुल गांधी का चेहरा और नरेंद्र मोदी का चेहरा रख के एक सर्वे करा लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं आप ट्विटर पे ही करा लीजिए। नहीं, हो आज चुका अजय। अजय, एक सर्वे हो चुका लोकसभा चुनाव के बाद। हरियाणा पर्टिकुलर, हरियाणा में एक सर्वे हुआ था, उसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता हरियाणा में मैं यही नरेंद्र मोदी से ज्यादा पाई गई। हाँ, अभी 15 दिन, मैं एक महीने यही पहले का सर्वे। देखिए देखिए, ये सिर्फ हरियाणा का मामला नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र, मैं बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में इंटरेस्ट रखता हूं, बहुत सारे दोस्त हैं, जाता आता रहता हूं, तो महाराष्ट्र का भी यही हाल है कि सबसे बड़ा डिलेमा यही है कि किसके नाम पे चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। अशोक जी एक सेकंड, भाजपा एक सेकंड, ने एक सेकंड, अजय भाई एक सेकंड। फडणवीस जी के नाम पे लड़ नहीं सकती है, मुख्यमंत्री जी के नाम पे लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं होगी। अजीत पवार को तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग चाहते हैं। आरएसएस और बीजेपी की जो मीटिंग हुई है उसमें यह तय हुआ इनको किनारे किया जाए, इस तरह की बात आई है। और राहुल गांधी का चेहरा तय है, विकास अघाड़ी में चेहरे तय हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी या उस गठबंधन में किसका चेहरा होगा ये तय नहीं हो पाएगा। तो ये सवाल तो पूरे देश का है। हाँ अजय भाई अपनी बात कर लीजिए, फिर खत्म करता हूँ। मोदी जी मैं के ये नाम कह पर ही रहा हूं लड़ेंगे अशोक भाई फिर। मैं ये कह रहा हूं एक वो बहुत अच्छा काम इन्होंने कर दिया, जिसका फायदा जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी, कम से कम अभी 2 जगह के अनाउंस हुए हैं, मिलने जा रहा है कांग्रेस को। वो मिलने जा रहा है जो इन्होंने राहुल गांधी को अपमानित किया है लाल किले में, उससे हरियाणा में भी कि इतना, मतलब जो शब्द लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इतना कुंठित अंदाज में यदि प्रधानमंत्री सोचता है, इतना छोटा सोचता है, तो क्या कर सकता है। और विनेश फोगाट वाला मसला, ये 2 मसले जो हैं वहां हरियाणा में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे हो गए। जी, मित्रों के साथ बातचीत करने का मजा यही है कि जो आप कहना चाहते हैं वो मित्र कह देते हैं, तो अब मेरे पास कुछ नया कहने के लिए बचा नहीं है। मैं सिर्फ वोटर से कह सकता हूं कि देखिए जाति वाति ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो गद्दी पर बैठता है वो राज्य का भविष्य तय करता है, आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। जिस तरह से इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से परीक्षाएं पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से मतलब आप सोचिए कि जिस इजराइल से सारी दुनिया अपने लोगों को बुला रही थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा जैसी जगह पर जहां बिहार और यूपी से जाके मजदूर काम करते रहे हैं, वहां से लोगों को भेज रहे थे इजराइल मजदूरी करने के लिए और उसको गर्व के साथ घोषणा कर रहे थे। आप जिस पार्टी को वोट देना हो दीजिए, लेकिन बस मेरा इतना कहना है कि जाति वाति ठीक है, शादी ब्याह में देख लीजिए, मेरे और राकेश भाई जैसे लोगों ने तो उसमें भी देखना बंद कर दिया काफी पहले, लेकिन आप चाहें तो देख लीजिए, वोट देते समय उसको देखिए जो आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी बेहतर बना सके। मेरे पास कहने के लिए बस इतना ही बचा है भाई। राकेश भाई, अजय भाई, आप दोनों लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और जिन दर्शकों ने देखा उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।